Hello students, today we are going to start part 4 of the chapter manufacturing industries. इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कुछ और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के बारे में. सबसे पहले डिस्कस करते हैं केमिकल इंडस्ट्रीज़. केमिकल इंडस्ट्रीज़ आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स. Classification of chemical industries based on the raw material used in the industries, and the most important thing that in India it is fast growing and diversifying industry. इसमें दोनों ही टाइप की इंडस्ट्रीज हैं, लार्ज स्केल पे भी और स्मॉल स्केल पे भी. रैपिड ग्रोथ हैज़ बीन रिकॉर्डेड इन बोथ इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सेक्टर. दोनों ही सेक्टर्स में बहुत ही तेज़ी के साथ इसमें ग्रोथ हुआ. इनऑर्गेनिक केमिकल्स इंक्लूड सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर फर्टिलाइजर्स. तो फर्टिलाइजर्स बनाने में ये यूज होता है. इसके साथ में इससे सिंथेटिक फाइबर्स भी बनता है, प्लास्टिक्स भी बनते हैं, एडेसिव्स, पेंट्स, डाइड स्टफ्स एट्सेट्रा. इसके अलावा नाइट्रिक एसिड, एल्कलाइज, सोडा ऐश that is used to make glass, soaps and detergents, paper. ये आपको याद रखना है कि जो सोडा ऐश है उसको हम ग्लास, सोप्स मीन साबुन और डिटर्जेंट्स वगैरह बनाने में इसको यूज़ करते हैं. एंड कॉस्टिक सोडा, क्लियर, इसके साथ में कॉस्टिक सोडा भी इंडस्ट्रीज़ के अंदर बनता है. तो दीज इंडस्ट्रीज आर वाइडली स्प्रेड ओवर द कंट्री. ऐसा क्यों है कि ये पूरी कंट्री में, क्योंकि ये जितने भी हमने मटेरियल देखे यहाँ पे इस इंडस्ट्री में बनने वाले, फर्टिलाइजर्स, दिस इज़ द बेसिक नीड इन एग्रीकल्चर. सिंथेटिक फाइबर, बहुत सारी चीज़ें जो है एक तरह से कॉटन और जूट का जो अल्टरनेटिव है वो हमें इससे मिलता है. प्लास्टिक्स, आपको पता है कॉमन लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट हो गया है. पेंटिंग जो है हम करते हैं, पेंट्स जो है अपने घरों को, इसी तरह से डाई स्टफ, ये सब इतना इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है. ऑर्गेनिक केमिकल्स इंक्लूड पेट्रोकेमिकल्स. पेट्रोकेमिकल्स ऑर्गेनिक केमिकल्स में आते हैं, जिनको हम सिंथेटिक फाइबर बनाने में और सिंथेटिक रबर बनाने में, प्लास्टिक बनाने में, डाई स्टफ, ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स बनाने में यूज़ करते हैं. फार्मास्यूटिकल्स यानी कि मेडिसिन्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेडिसिन्स आर नोन एज फार्मास्यूटिकल्स, ये बनाने में हम यूज़ करते हैं. ऑर्गेनिक केमिकल्स प्लांट्स आर लोकेटेड नियर ऑयल रिफाइनरीज और पेट्रोकेमिकल प्लांट्स, क्योंकि ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं. गेटिंग माय पॉइंट. तो केमिकल प्लांट्स के लिए रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो जाए, इसलिए दीज इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड नियर ऑयल रिफाइनरीज एंड पेट्रोकेमिकल प्लांट्स. द केमिकल इंडस्ट्री इज इट्स ओन लार्जेस्ट कंज्यूमर. बेसिक केमिकल्स अंडरगो प्रोसेसिंग टू फर्दर प्रोड्यूस अदर केमिकल्स दैट आर यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, एग्रीकल्चर और डायरेक्टली फॉर कंज्यूमर मार्केट्स. तो इस इंडस्ट्री में बनने वाला जो भी सामान है वो उसका एक बहुत बड़ा कंज्यूमर फॉर्म है, कंज्यूमर कैटेगरी या सेक्ट जिसको हम बोल सकते हैं. और इसके अलावा इनको इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं, एग्रीकल्चर में, और कंज्यूमर मार्केट के लिए डायरेक्टली यूज़ होता है. तो इस तरह की आप लिस्ट बना सकते हैं, इस तरह के प्रोडक्ट्स की लिस्ट आप इजीली बना सकते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, जिसमें फर्टिलाइजर्स बनते हैं. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पेसिफिक एग्रीकल्चर एंड अदर नेचुरली फ्रूट्स एट्सेट्रा ग्रोन इन प्लांटेशंस, क्लियर, एंड इन अदर काइंड्स ऑफ क्रॉपिंग्स. तो फर्टिलाइजर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड इट इज़ सेंटर्ड अराउंड द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स, जिसको हम यूरिया कहते हैं. जहाँ भी यूरिया प्रोड्यूस होता है वहीं पे इन इंडस्ट्री को लगाया जाता है. फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स एंड एमोनियम फॉस्फेट, DAP, ठीक है. तो डायमोनियम फॉस्फेट इसको कहते हैं. एंड कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स विच हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन. अब जो कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स होते हैं, आपको ये भी याद रखना है डियर स्टूडेंट्स कि कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स दैट इज हैविंग कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फेट, पोटैश एंड द थर्ड पोटैश जो है, ये तो आपको पता लग गया कि ये जो कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर है ये इसमें तीनों कंपोनेंट होते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फेट एंड पोटैश. लेकिन जो पोटैश है उसके लिए एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है
कि पोटैश पूरी तरह से हम इसको इंपोर्ट करते हैं क्योंकि ये हमारी कंट्री में नहीं है, राइट। सो आवर कंट्री डज नॉट हैव एनी रिजर्व्स ऑफ कमर्शियली यूजेबल पोटैश और पोटेशियम कंपाउंड्स इन एनी फॉर्म, सो वी इंपोर्ट दिस फ्रॉम अदर कंट्रीज. After the Green Revolution, the industry expanded to several other parts of the country, जैसे गुजरात, तमिलनाडु, यूपी, पंजाब, केरला contribute towards half of the fertilizer production. Other significant producers are Andhra Pradesh, Odisha, Rajasthan, Bihar, Maharashtra, Assam, West Bengal, Goa, Delhi, Madhya Pradesh and कर्नाटका. इनको भी आपने बहुत अच्छे से याद रखना है. अब चलते हैं सीमेंट इंडस्ट्री की तरफ. सीमेंट इट इज़ बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर मेकिंग बिल्डिंग्स. और आपने अपने घरों में जब घर बनाए जाते हैं उस समय सीमेंट का यूज़ होते हुए देखा होगा. डिफरेंट प्लेसेस पे कंस्ट्रक्शन वर्क आर गोइंग ऑन, देन सीमेंट इज़ यूज्ड. तो सीमेंट जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है प्रोडक्ट है. और सीमेंट इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री है एट प्रेजेंट इन इंडिया. तो सीमेंट बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो रॉ मटेरियल होता है दैट इज लाइमस्टोन, राइट. लाइमस्टोन इज द मेन रॉ मटेरियल यूज्ड इन सीमेंट इंडस्ट्री. सो एसेंशियल फॉर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज सच एज बिल्डिंग हाउसेज, फैक्ट्रीज, ब्रिजेस, रोड, एयरपोर्ट्स, डैम्स, अदर थिंग्स, commercial establishments. So this industry requires bulky and heavy raw materials like, जैसे मैंने आपको बताया, limestone. इसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है लाइमस्टोन, सिलिका एंड जिप्सम. सिलिका एंड जिप्सम ये तीनों ही बड़े इंपॉर्टेंट इसके लिए रॉ मटेरियल हैं. इसके अलावा कोल एंड इलेक्ट्रिक पावर जो है वो इसकी मशीन्स चलाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अपार्ट फ्रॉम रेल ट्रांसपोर्टेशन, राइट. ये भी इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है. द इंडस्ट्री हैज स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड प्लांट्स इन गुजरात. क्यों? क्योंकि गुजरात में इसका रॉ मटेरियल इजीली मिल जाता है. सुटेबल एक्सेस टू द मार्केट इन द गल्फ कंट्रीज. एक और फैक्टर है कि गल्फ कंट्रीज के साथ, जैसे हमने सूरत के बारे में पढ़ा था, तो गुजरात कोस्ट जो है वो गल्फ कंट्रीज की तरफ इजीली हमें कनेक्ट कर देता है थ्रू सी रूट्स. द फर्स्ट सीमेंट plant was set up in Chennai in 1904. ये एक फैक्ट है, इसको आप याद रखना. After independence, the industry expanded and improvement in the quality has found the produce a readily available market in East Asia, Middle East, Africa and South Asia. ये आपको याद रखना है. हमारे यहाँ पे मार्केट है. From a large demand within the country, this industry is doing well in terms of production as well as export. दोनों ही चीज़ें इसमें हो रही हैं और काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन इसमें होता है. Efforts are being made to generate adequate domestic demand and supply in order to sustain this industry. आगे चलते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री. ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बेसिकली ये क्या करती है, हमें व्हीकल्स प्रोवाइड करती है, राइट. तो लिखा भी हुआ है, आप ध्यान से देखिएगा. ऑटोमोबाइल्स प्रोवाइड व्हीकल फॉर क्विक ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड पैसेंजर्स. ट्रक्स, बसेस, कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर्स, 3 व्हीलर्स एंड मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स जो 4 व्हीलर्स होते हैं जिसमें लोडिंग का काम भी होता है, पैसेंजर्स को भी लाया ले जाया जा सकता है. इस तरह के जो व्हीकल्स होते हैं, मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स होते हैं, आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया एट वेरियस सेंटर्स. सो दीज आर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज. आफ्टर द लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन क्या होता है? लिबरलाइजेशन मीन्स रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर्स. क्लियर? जब कंट्रीज ने टैक्स को रिमूव कर दिया और ट्रेड को इजी बना दिया, तो उस समय कहता है कि द कमिंग इन ऑफ न्यू एंड कंटेम्परेरी मॉडल्स स्टिमुलेटेड द डिमांड फॉर व्हीकल्स इन द मार्केट. व्हीकल्स की डिमांड बढ़ती गई विच लेड टू द हेल्दी ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्री, जिससे इस इंडस्ट्री को काफ़ी फायदा हुआ, चाहे वो पैसेंजर कार्स की बात है, 2 और 3 व्हीलर्स की बात है, या अदर व्हीकल्स की. सो द इंडस्ट्री इज लोकेटेड अराउंड दिल्ली. इसका मेन जो प्रोडक्शन सेंटर है गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर एंड बेंगलुरु. बेंगलुरु इज इन कर्नाटका, जमशेदपुर झारखंड में है, हैदराबाद आपको पता है अभी तेलंगाना में है, एंड आफ्टर दैट इंदौर एमपी, लखनऊ यूपी, कोलकाता बंगाल, वेस्ट बंगाल, चेन्नई तमिलनाडु, पुणे महाराष्ट्र, मुंबई महाराष्ट्र, गुड़गांव हरियाणा एंड दिल्ली इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सेंटर. IT and electronics industry. Next one is
Information technology and electronics industry. The electronics industry covers a wide range of products from transistor sets to television. आप देख सकते हैं आपके मोबाइल, आपके टीवी, सेलुलर टेलीकॉम, टेलीफोन एक्सचेंज, राडार्स, कंप्यूटर्स, मैनी अदर इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड बाय द टेली कम्युनिकेशन इंडस्ट्री. यही इंडस्ट्री है जिसको हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री बोलते हैं. बेंगलोर इसका मेन सेंटर है. हैज इमर्ज्ड एज द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया. आपको याद रखना है विच सिटी इज नोन एज द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया. द आंसर इज बेंगलुरु, राइट. अदर इंपॉर्टेंट सेंटर्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स: मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ एंड कोयम्बटूर. कोयम्बटूर इज इन तमिलनाडु. आपको याद रखना है कोयम्बटूर इज सिचुएटेड इन तमिलनाडु. द मेजर इंडस्ट्री कंसंट्रेशन इज एट बेंगलुरु, नोएडा यूपी में है, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद एंड पुणे. मेजर इम्पैक्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री, ये क्या, इसका जो मेन इम्पैक्ट है वो क्या हुआ है? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, राइट. और मेन फीचर मैं आपको बताता हूँ इसकी, विमेन एम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग इन दिस सेक्टर. अराउंड 30% और मोर देन 30% women are being employed in this sector. So the continuing growth in the hardware and software is the key to the success of IT industry in India. 6.9 आप देख सकते हैं. केबल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज एट HCL एंड रूप नारायणपुर वेस्ट बंगाल में है. इसके बाद चलते हैं इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन. इट इज़ वेरी इजी टॉपिक. इंडस्ट्रियल पोल्यूशन कैसे होता है ये आपको बहुत ज़्यादा इसमें डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है. यू ऑलरेडी नो दैट इंडस्ट्रियल पोल्यूशन क्या होता है. इंडस्ट्रीज से जो एफ्लुएंट्स निकलते हैं, स्मोक रिलीज होता है, तो उससे हमारा एनवायरनमेंट और अर्थ डिग्रेडेशन दोनों ही चीज़ें होती हैं. और यही हम इसको इंडस्ट्रियल पोल्यूशन कहते हैं, जिससे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है. अब ये 4 टाइप्स हो सकता है: एयर, वाटर, लैंड एंड नॉइस. तो इंडस्ट्रीज से 4 टाइप का पोल्यूशन होता है. एयर पोल्यूशन तो स्मोक रिलीज होता है इंडस्ट्रीज से. तो डिफरेंट टाइप्स की जो पॉइजनस गैसेज होती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड एक्सेट्रा, ये अनडिजायरेबल गैसेज होती हैं और इनसे हमारा एनवायरनमेंट ख़राब होता है और ये इंडस्ट्री से निकलती हैं. वाटर पोल्यूशन कैसे होता है कि इंडस्ट्रीज से निकलने वाले एफ्लुएंट्स जो हैं वो पानी में फ्लो करके और रिवर्स में चले जाते हैं, जिससे वाटर पोल्यूशन होता है. और वाटर अवेलेबिलिटी वैसे ही कम है इंडिया में, तो इसलिए वाटर स्कैसिटी का खतरा बना रहता है वाटर पोल्यूशन की वजह से. नेक्स्ट वन इज़ लैंड डिग्रेडेशन, क्योंकि उसी से इंडस्ट्रियल, एक तो इंडस्ट्रीज लगने से जो लैंड है उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है, दूसरा उससे जो एफ्लुएंट्स निकलते हैं उससे भी लैंड डिग्रेड होती है और फर्टिलिटी तो डेफिनेटली उसकी कम होती है. और साथ में उसके अंदर जो केमिकल्स इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं और उससे निकलने वाले केमिकल से भी लैंड जो है वो डिग्रेड होती है और सॉइल की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा पुअर हो जाती है. आफ्टर दैट नॉइस पोल्यूशन, इसमें तो देयर इज़ नो डाउट दैट इंडस्ट्रीज लेड टू द नॉइस पोल्यूशन, बिकॉज इसमें क्या होता है, इरिटेशन भी होती है, एंगर भी होता है और डिफरेंट टाइप्स की डिजीज़, चाहे वो हार्ट की डिजीज़ है, ब्लड प्रेशर की डिजीज़ है, राइट, और दूसरे तरह की फिजिकल प्रॉब्लम है, वो नॉइस पोल्यूशन से हो सकती हैं. तो इन दिस वे द इंडस्ट्रियल पोल्यूशन इज़ वेरी डेंजरस एंड इट शुड बी चेक्ड वेरी सून बाय टेकिंग इम्पोर्टेंट स्टेप्स बाय द गवर्नमेंट एज वेल एज बाय द पीपल. अब चलते हैं आगे, कंट्रोल ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन. अब ये जो डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन जो हमने देखा कि 4 टाइप से हुआ, तो इसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं उसको पढ़ने से पहले वी मस्ट गो थ्रू दिस मैप. यहाँ पे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क्स आपको दिख रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ फटाफट कौन कौन से हैं. सबसे पहले आपको जम्मू कश्मीर में दिख रहा होगा श्रीनगर, फिर उसके बाद मोहाली पंजाब में दिख रहा होगा, चंडीगढ़ में, नोएडा यूपी में, जयपुर राजस्थान, गांधीनगर गुजरात, इंदौर MP, मुंबई एंड पुणे इन महाराष्ट्र, भुवनेश्वर ओडिशा, कोलकाता वेस्ट बंगाल, गुवाहाटी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन असम, विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश, हैदराबाद ऑलरेडी वी हैव डिस्कस, तेलंगाना, बेंगलुरु एंड मैसूर both of are in Karnataka, Chennai Tamil Nadu and Thiruvananthapuram in Kerala. So now come to this topic, how can the industrial pollution of fresh water be reduced, right? तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेश वाटर को जो पोल्यूटेड हो रहा है उसको हम कैसे रोक सकते हैं. सम सजेशंस आर देयर. फॉर एग्जांपल, फर्स्ट, मिनिमाइजिंग यूज वाटर फॉर processing by reusing and recycling it on
2 or more successive stages। इसको हमने रीयूज करना चाहिए और रिसाइकलिंग करनी चाहिए 2 से 3 बार जब वाटर हम इंडस्ट्री से निकालते हैं। इसके बाद है हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर। रेन वाटर को इकट्ठा करना चाहिए ताकि वाटर रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल किया जा सके। ट्रीटिंग हॉट वाटर एंड इफ्लुएंट्स बिफोर रिलीजिंग दैम। उनको कोशिश करनी चाहिए उनको प्योरीफाई करने की, साफ करने की जब वो रिलीज किए जाते हैं रिवर्स में या पॉन्ड्स में। ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स कैन बी डन इन 3 फेजेस। ये 3 फेजेस कौन कौन से हैं देखिए। सबसे पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है जिसको हम मैकेनिकल तरीके से ट्रीटमेंट मानते हैं। दिस इन्वॉल्व स्क्रीनिंग, ग्राइंडिंग एंड फ्लोक्लेशन एंड सेडिमेंटेशन। ये मशीन से होता है, मैकेनिकल मीन्स होते हैं इसमें। दूसरा जो होता है वो बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। तीसरे में टर्शियरी ट्रीटमेंट कहते हैं जिसको हम बायोलॉजिकल, केमिकल और फिजिकल प्रोसेस, तीनों ही इसमें प्रोसेसेस आते हैं। सो दिस इन्वॉल्व्स रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट वाटर। जो भी वाटर यूज हो चुका होता है और जो ख़राब पानी होता है उसको हम रिसाइकिल करते हैं। सो इन दिस वे दीज आर द स्टेप्स राइट of saving water or recycling of water. So overdrawing of groundwater reserves by industry where there is a threat to groundwater resources also needs to be regulated legally. इसको भी हमने legally regulate करना चाहिए। And particulate matter in the air can be reduced by fitting smoke stacks to factories with electrostatic and precipitators, fabric filters and scrubbers and inertial separators। इस तरह के जो चीज़ें हैं वो आप इसमें इक्विपमेंट्स यूज कर सकते हैं ताकि इससे आपको इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन से बचाया जा सके। स्मोक कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग ऑयल और गैस इंस्टेड ऑफ कोल इन फैक्ट्रीज। क्योंकि अगर आप फैक्ट्रीज में कोल का यूटिलाइजेशन करते हैं तो उससे स्मोक रिलीज होता है, लेकिन अगर आप गैस और ऑयल का यूज़ करते हैं तो वो कम जो है डेंजरस होता है। मशीनरी एंड इक्विपमेंट कैन बी यूज्ड एंड जनरेटर शुड बी फिटेड विद साइलेंसर। क्योंकि नॉइज पोल्यूशन से बचने के लिए जनरेटर जो है वो उनके साथ फिट करने चाहिए, अदरवाइज जनरेटर काफ़ी ज़्यादा नॉइज पोल्यूट करते हैं, नॉइज जो है जनरेट करते हैं। ऑलमोस्ट ऑल मशीनरीज कैन बी रीडिजाइंड राइट टू इंक्रीज एनर्जी एफिशिएंसी एंड रिड्यूस नॉइज। क्योंकि मशीन्स को आप रीडिज़ाइन करेंगे तो उनकी क्वालिटी और अच्छी हो जाएगी। Noise absorbing material may be used apart from personal use of earplugs and earphones. The challenge of sustainable development, जैसे हमने इसमें देखा था, sustainable development means using resources and saving them for future by protecting environment. This is sustainable development. Requires integration of economic development with environmental concerns. अब आता है NTPC, आप नोट कर लेंगे। What is NTPC? National Thermal Power Corporation। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन NTPC ये क्या करती है? इट इज़ अ मेजर पावर प्रोवाइडिंग कॉरपोरेशन इन इंडिया, जो फैक्ट्रीज को पावर प्रोवाइड करती है, सप्लाई देती है। एंड इट हैज़ ISO सर्टिफिकेशन, इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन राइट, फॉर EMS। EMS मीन्स होता है इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। इसका ये नंबर है 14001। The corporation has a proactive approach for preserving the natural environment and resources like water, oil and gas and fuels in places where it is setting up power plants. तो इसका जो मेन जो फंक्शन है वो है किसी भी तरह से पावर को सेव करना, पावर को बचाना। और ये कैसे पॉसिबल हो पाता है? सबसे पहले तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट, अडॉप्टिंग लेटेस्ट टेक्निक्स एंड अपग्रेडिंग एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट। तो लेटेस्ट टेक्निक का यूज़ करना है। दूसरा है वेस्ट जनरेशन जो है उसको बाय मैक्सिमाइजिंग एश यूटिलाइजेशन। तो क्या करते हैं कि जो वेस्टेज है उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। कैसे? हम एश यूटिलाइजेशन करके। प्रोवाइडिंग ग्रीन बेल्ट्स फॉर नर्चरिंग इकोलॉजिकल बैलेंस, जो प्लांट्स लगा के ये कर सकते हैं। डिफोरेस्टेशन को ख़त्म करके एफोरेस्टेशन से हम क्या कर सकते हैं? इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एंड रिड्यूसिंग एनवायरमेंटल पोल्यूशन थ्रू एश पॉन्ड मैनेजमेंट, ये एक तरीका होता है जिससे हम एनवायरमेंट को पोल्यूट होने से बचा सकते हैं। एश वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट राइट। And last and final, ecological monitoring reviews and online database management for all its power stations. So these are the ways for protecting environment, and used by these methods are used by NTPC, National Thermal Power Corporation।
ये आप फिगर 6.11 में देख सकते हैं, रामागुंडम प्लांट, एंड दिस वन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट अंडर यमुना एक्शन प्लान एट फरीदाबाद इन हरियाणा. तो this was the chapter, dear students. We have completed this chapter. You have to revise this chapter by watching this video and read this chapter in the PDF textbook. Clear? And if you have any doubt, you can ask me by writing in the comment box. Thank you. Have a nice day.